अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं आपका भाई ज़हाक तनवीर आप सबका इस वीडियो में इस्तकबाल करता हूँ। नाजरीन, आज हम जानेंगे कि इंडिया ने जो G20 होस्ट किया है, तो इस G20 की खासियत क्या थी। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि भाई G20 किया है तो ऐसा कौन सा बड़ा काम किया है। तो G20 था क्या और G20 की खासियत क्या थी, और इसी तरह से जो है सऊदी अरब को G20 में क्या बेनिफिट हासिल हुआ, इंडिया को G20 में क्या बेनिफिट हासिल हुआ। और हम ये भी देखेंगे जो आम खबर चल रही है कि सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और UAE के मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, ये लोग राजघाट पर नहीं गए थे। तो राजघाट पर क्यों नहीं गए थे, क्या हुआ था, वो भी जो है हम देखने और समझने की कोशिश करेंगे। इंडिया को जो सबसे बड़ा फ़ायदा यहाँ पर हुआ है वो है इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये इकोनॉमिक कॉरिडोर इतना बड़ा कॉरिडोर है जो शुरू होता है मुंबई के पोर्ट से, फिर यहाँ से जो शिप निकलती है वो पहुँचती है दुबई या UAE के पोर्ट पर। वहाँ से रेल ट्रैक है जो पूरे मिडिल ईस्ट को कवर करते हुए, यानी कि UAE, सऊदी अरब, रियाद, फिर तबूक से होते हुए ये पहुँचती है जॉर्डन, और जॉर्डन से होते हुए ये पहुँचती है इज़राइल। और वहाँ पर जो हैफा पोर्ट है, हैफा पोर्ट, वहाँ से फिर शिप निकलती है, फिर यूरोप पहुँचती है एथेंस, और वहाँ से रोडवेज है पूरा ऑल द वे टू हैम्बर्ग। तो ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, और ये प्रोजेक्ट जो है चाइना का जो बेल्ट इनिशिएटिव है, तो इसको काउंटर करने के लिए इसमें जो है ये तमाम कंट्रीज़ जो है इन्वॉल्व हैं। इसके अंदर इंडिया का बहुत बड़ा फ़ायदा है। और दूसरी बात ये है कि इंडिया ने G20 में ये साबित किया है कि हम किसी की साइड नहीं लेंगे, बल्कि हम एक सोवरेन कंट्री हैं। मिसाल के तौर पर वेस्टर्न कंट्रीज़ ये चाह रहे थे कि G20 के ज़रिए, इंडिया के ज़रिए रशिया को कंडेम किया जाए या करवाया जाए, बल्कि इंडिया ने ऐसा नहीं किया। और रशिया ये चाह रहा था कि G20 के ज़रिए या इंडिया के ज़रिए जो है वो वेस्ट को कंडेम करवाए यूक्रेन की सपोर्ट के लिए। मगर इंडिया एक ऐसे पोजीशन में अभी आ चुका है, और इस पर मैं कहूँगा अल्हम्दुलिल्लाह कि ऐसे पोजीशन पर आ चुका है जो अपना सोवरेन डिसीजन खुद ले सकता है। और इंडिया ने एक ऐसा कंसेंसस क्रिएट किया जहाँ पर इंडिया ने ना रशिया की साइड ली, ना यूक्रेन की साइड ली, ना रशिया की साइड ली, ना वेस्ट की साइड ली। तो ये बड़ा अचीवमेंट हुआ है। दूसरी बात यह है कि मोदी गवर्नमेंट ने कई मुस्लिम कंट्रीज़ को इन्वाइट किया, दो वो लोग जो है G20 के पार्ट नहीं थे। मिसाल के तौर पर UAE, नाइजीरिया, बांग्लादेश, ये जो कंट्रीज़ हैं, यहाँ ये कंट्रीज़ G20 का हिस्सा नहीं है। उसके बावजूद भी मोदी गवर्नमेंट ने, इंडिया ने इनको इनवाइट किया है। ठीक है, ये यानी कि बताने की कोशिश की कि इंडिया के लिए मुस्लिम कंट्रीज़ क्या मायने रखते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप देखिए अफ्रीकन यूनियन को परमानेंट मेंबरशिप दे दी गई है, और आप जानते हैं कि अफ्रीकन यूनियन में मेजॉरिटी जो है वो मुस्लिम रहते और बसते हैं। और एक और जो बेनिफिट इंडिया को हुआ है वो है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पर बात हुई है, और इंडिया ने ये बात मनवाई है कि बहुत सारे कंट्रीज़ जो हैं अफ्रीका के, इनको जो है पोस्ट पैंडमिक जो है इनको काफ़ी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ रही है। तो इनके लिए जो है इकोनॉमिक डेट रिलीफ्स वगैरह जो होती हैं ये उनके लिए फ़राहम की जाए, जिसमें घाना, ज़ाम्बिया, इथोपिया वगैरह है। तो बेसिकली इंडिया जो है ग्लोबल साउथ का एक लीडर बनना चाहता है और बन रहा है। अब आप ये सोचेंगे कि भाई ये ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ क्या है। ग्लोबल नॉर्थ डेवलप्ड कंट्रीज है, ग्लोबल साउथ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, यानी कि जो डेवलप हो रहे हैं इन्हें कहते हैं ग्लोबल साउथ। तो दुनिया जो है ये ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ में डिवाइडेड है। ठीक है, और ग्लोबल नॉर्थ हमेशा ये कोशिश करता है कि ग्लोबल साउथ में कॉन्फ्लिक्ट्स और लड़ाइयाँ और झगड़े जो है ये बरकरार रहे, और यही बहुत बड़ी वजह है कि आए दिन जो है यानी कि फ़िरक़ेवारियत हो गई, या फिर जो है दो धर्मों के बीच में लड़ाई हो गई, दो मज़हबों के बीच में लड़ाई हो गई। ये लड़ाई लगवाने वाले कोई और होते हैं, ये यूजुअली ग्लोबल नॉर्थ के नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं, ग्लोबल नॉर्थ के NGOs होते हैं, और ग्लोबल नॉर्थ के जो है बहुत सारे ऐसे इदारे होते हैं जो इंडिया वगैरह में ऑपरेट कर रहे होते हैं, और यहीं से सारा पैसा पंप अप होता है और फिर लोगों के बीच में लड़ाइयाँ लगाई जाती हैं। ये अक्सर लोगों को नहीं पता है। ग्लोबल नॉर्थ इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ग्लोबल साउथ में डिविजन्स क्रिएट करने के लिए। इनफैक्ट आप देखिए सऊदी ईरान का मसला या फ़लस्तीन इसराइल का मसला, ये इंडिया के साथ, इंडिया के अंदर जो है लड़ाइयाँ लगाने के मसले जो होते हैं, ये सब जो है ग्लोबल नॉर्थ से होते हैं।
बहरहाल इंडिया जो है ग्लोबल नॉर्थ में काफ़ी आगे जा रहा है, तो इंडिया ग्लोबल साउथ में जो है लीड कर रहा है। तो बेसिकली इंडिया जो है ये सारे इनिशिएटिव्स ले रहा है। इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स पे इंडिया ने बात की है, और ख़ास तौर पर जो यूपीआई है इंडिया का, जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो बहुत सारे लोगों ने कहा था कि भाई तो फेल्ड प्रोजेक्ट है, मगर उसके बाद क्या हुआ कि बहुत टैक्स इवेशंस जो है ये बंद हो गए, ब्लैक मनी काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गया, डिजिटल ट्रांजैक्शंस बढ़ गए। और आप देख रहे हैं आज भी कि ठेले वाला, बंडी वाला और छोटे से छोटे काम करने वाला भी क्यूआर कोड रखा हुआ है, और फिर जो है वो यूपीआई यूज़ कर रहा है। तो यूपीआई ज़बरदस्त जो है हिट हुआ इंडिया के अंदर। इनफैक्ट जर्मनी के जो डिप्लोमेट्स हैं वो इंडिया की मंडियों में जाके उन्होंने यूपीआई के थ्रू ख़रीदारी की और उन्होंने तारीफ़ की है यूपीआई की। तो ये बड़ा ज़बरदस्त जो है अचीवमेंट इंडिया को हुआ है। और एक चीज़, क्लाइमेट चेंज इनिशिएटिव्स के ऊपर जो है इंडिया ने बात की है, जिस पे ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के ऊपर बात हुई है, इथेनॉल ब्लेंडिंग विद पेट्रोल लाइक अप टू 20%, इसके ऊपर कुछ बात हुई है। तो बहुत ज़बरदस्त जो है ना इस पर जो है इंडिया ने काम किया है G20 में। अब बात करते हैं कि सऊदी अरब को इसके अंदर क्या लेवरेज हासिल हुआ है। आप देख रहे हैं कि G20 में तकरीबन 20 कंट्रीज इन्वॉल्व थे, और 20 के अलावा भी नॉन G20 मेंबर्स को भी इनवाइट किया गया था। मगर हम देख रहे हैं कि मीडिया कवरेज जो है ये बहुत ज़्यादा सऊदी अरब और इंडिया के बीच में जो रिलेशनशिप है इसको ज़्यादा बूस्ट किया जा रहा है, इसको ज़्यादा बताया जा रहा है। तो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर यह है कि मोहम्मद बिन सलमान जब इंडिया आए तो उनको प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों ने रिसीव किया। एक ज़बरदस्त ग्रैंड रिसेप्शन मोहम्मद बिन सलमान और उनके ऑन्ट्रोज, उनके जो पूरी टीम थी, उनके लिए रखा गया। इसके अलावा जो है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल के ऊपर बात हुई। इसके अलावा जो है 49 या 50 के करीब जो है ना मेमोरेंडम्स जो है साइन हुए हैं, जिसमें एंटी करप्शन है, टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग, एनर्जी, काफ़ी चीज़ें हैं। तकरीबन 50 के ऊपर जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान हफ़िज़हुल्लाह इन दोनों के दरमियान में जो है MOU साइन हुए हैं। इसके अलावा जो है इकोनॉमी जो सर्ज हुई है इंडिया और सऊदी अरब के दरमियान में, मिसाल के तौर पे 2022 और 23 के दरमियान में $52 बिलियन की जो है इकोनॉमिक सर्ज हुई है। तो ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा। और PIF जो है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट फ़ंड, PIF, तो इसका एक ऑफिस जो है गुजरात में खुलने वाला है। गुजरात के इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में जो है सऊदी अरब जो है PIF का ऑफिस खुलने वाला है। इसके अलावा ऑयल मार्केट स्टेबिलिटी के ऊपर जो है सऊदी अरब को लेवरेज हासिल हुआ है इंडिया के साथ, और सऊदी ग्रीन इनिशिएटिव्स जो है इसको इंडिया ने काफ़ी सराहा और काफ़ी अप्रिशिएट किया। विजन 2030 को भी जो है ना इंडिया ने एक्नॉलेज किया और इसको अप्रिशिएट किया, और सऊदी ने इंडिया को थैंक्स कहा और यानी कि शुक्रिया अदा किया ब्रिक्स में भर्ती करने के लिए। और इसके अलावा जो है आपने ये भी देखा होगा कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, इन्होंने कहा कि इंडियंस जो सऊदी अरब में रहते हैं ये हमारा ही एक हिस्सा है, हम में से ही हैं और हम इनको सिटीजन्स की तरह ही देखेंगे। तो ये काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह जो है पॉजिटिव चीज़ें हुई हैं, काफ़ी बेहतरीन चीज़ें जो है इंडिया और सऊदी अरब के दरमियान में हुई हैं। और मैं चाहता हूं और मैं ये विश करता हूं कि और भी बढ़े। और आपने देखा होगा मेरा सोशल मीडिया अकाउंट, मेरा ट्विटर या मेरा फेसबुक, आपने देखा होगा मैं हमेशा इंडिया और सऊदी अरब के दरमियान में जो पार्टनरशिप्स हैं, जो रिलेशनशिप्स हैं, इसको मैं ज़्यादा उजागर करने की कोशिश करता हूँ, इसको मैं ज़्यादा बताने की कोशिश करता हूँ। उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि इंडिया को भी एक अच्छा रिलायबल पार्टनर चाहिए। और ऑब्वियसली इंडिया के जो नेबर्स हैं, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ये तो पूरे लुट गए हैं और फिर बर्बाद हो गए हैं खुद की ही गलतियों की वजह से, और ख़ुद के ही जो पावर स्ट्रगल या फिर जो हुकूमत की भूख जो इनके अंदर थी, इसकी वजह से जो बर्बाद हुए हैं। तो ऑब्वियसली इंडिया को एक रिलायबल पार्टनर चाहिए। मिडिल ईस्ट में मुस्लिम नेबर उनको चाहिए, तो ऑब्वियसली उनके लिए अमीरात और सऊदी अरब दोनों बहुत ही रिलायबल नेबर्स हैं। इसके अलावा जो है सऊदी अरब को भी जो है एक रिलायबल पार्टनर चाहिए साउथ एशिया में। तो इंडिया है, चाइना तो है ही सऊदी अरब के लिए एक बेहतरीन पार्टनर, पर इसके अलावा जो है इंडिया भी जो है सऊदी अरब के लिए एक रिलायबल पार्टनर है। और आप देखिए कि इतने MOU साइन हुए हैं, और सऊदी अरब के जो मिनिस्टर हैं खालिद अल-फाली, इन्होंने कहा कि इंडिया विल गोना ग्रो एंड ग्रो एंड ग्रो एंड ग्रो। इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त स्टेटमेंट दिया है। अब ये सारी पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं, और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बाज़ निकम्मे लोग जो है नेगेटिव बातें कर रहे हैं। अरे इंडिया में हंगर इंडेक्स बढ़ गया है, इंडिया में ये हो गया, इंडिया में वो हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया है। अरे मेरे भाई, अगर तुमको एक्टिविस्ट बन के अनएम्प्लॉयड रहना है और इसी में तुमको मज़ा आता है, तो इसमें कौन क्या कर सकता है बताइए। मोदी भी कुछ भी नहीं कर सकते, ना क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान कुछ कर सकते हैं, कोई भी कुछ भी नहीं कर सकते हैं इस मामले में।
आप ये बात याद रखिए। अगर खुद बेरोजगार रहना चाहते हैं और फालतू का एक्टिविज्म करना चाहते हैं तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। बेशक इंडिया जो है एम्प्लॉयमेंट में आगे जा रहा है, स्टार्टअप्स में सबसे टॉप इंडिया है, इंडिया की इकोनॉमी आगे जा रही है। अगर आप इसका हिस्सा नहीं बन रहे हैं तो वो आपका प्रॉब्लम है। इंडिया क्या कर सकता है बताइए। राजघाट के बारे में मैं आपके सामने जिक्र करूंगा। राजघाट पर तमाम जो है लीडर्स गए थे गांधी जी की समाधि के ऊपर फूल चढ़ाने के लिए, जिसमें से तुर्की के तैयब रजब उर्दुगान वो भी थे, इंडोनेशिया के भी मिनिस्टर थे, मगर उसमें जो है क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और मोहम्मद बिन जायद ये दोनों नहीं थे। तो एक बात बड़ी मशहूर है कि अरब जो है ये मतलब इनफैक्ट नॉन मुस्लिम्स में भी ये काफ़ी बात मशहूर है कि अरब्स जो है ये सिवाय अल्लाह के किसी के सामने सर नहीं झुकाते और किसी की इबादत नहीं करते, बल्कि अमूमन मुसलमानों को भी ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि एक मुस्लिम जो है ये जो इस्लाम है एक मोनोथिस्टिक रिलीजन है। इनफैक्ट द सेम कॉन्सेप्ट कैन बी फाउंड इन जुडाइज्म। यहूदियों में भी जो है उनके पास भी मोनोथिज्म पाया जाता है। और जो है ये जो कॉन्सेप्ट है मोनोथिज्म का, तो इसके तहत सऊदी के जो भी लीडर्स इंडिया विजिट करते हैं, इनफैक्ट जब किंग अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह 2006 में शायद जब वो आए थे, तो उनके भी प्रोटोकॉल में था कि वो जो है गांधी जी की समाधि पर नहीं जाएंगे। तो सऊदी अरब और इमारात वगैरह के भी जो लीडर्स हैं ये समाधियों पर नहीं जाते, ना फूल चढ़ाते हैं, ना दुआ करते हैं, ठीक है, ये हरगिज़ नहीं करते। अब आप ये सोच रहे होंगे कि फिर इंडिया की मीडिया ने इसके ऊपर गड़बड़ क्यों नहीं की, या फिर जो इंडिया के जो हिंदू हैं उन्होंने जो है इसके ऊपर बवाल क्यों नहीं मचाया है। तो एक बात यहाँ पर सीखने की आपके लिए और हमारे लिए वो यही है कि जब आप लेन देन करते हैं, जब आप सामने वाले का भी फ़ायदा करते हैं और ख़ुद का भी फ़ायदा करते हैं, और आप सामने वाले के बिज़नेस में इन्वॉल्व नहीं होते या इंटरफियर नहीं करते, और ना वो आपके बिज़नेस में इंटरफियर करता है, तो ऐसे हालत में जो है आप किसी भी मज़हब को फॉलो करिए, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं गया था Y20 में कश्मीर, अकेला घूमा हूँ Y20 में, कुछ नहीं हुआ, आराम से गया, आराम से आया, नमाज़ें पढ़ी, सब हुआ। रमज़ान में गया था, तो किसी को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। आप दाढ़ी रखें, आप नमाज़ पढ़ें, आप रोज़ा रखें, किसी को कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। और आखिर में एक चीज़ गौर करने की यहाँ पर यह है कि अगर मोदी अगले साल इलेक्शन में हारने वाले हैं तो फिर ये कंट्रीज़ इन्वेस्टमेंट किस पे कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली एक चीज़ सोचने की यहाँ पर यह है कि नोबडी विल बेट ऑन ए डेड हॉर्स, कि हारने वाले घोड़े पर कोई बेटिंग नहीं करता, बल्कि जब लोगों को लगता है कि कुछ हो रहा है या कुछ होने वाला है आगे जो फ़ायदा होगा, तभी लोग जो है उसके ऊपर बेटिंग करेंगे। तो यहाँ पर यह चीज़ भी गौर करने लायक है। और एक बात मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि हमारा जो एटीट्यूड है कि हर चीज़ में नेगेटिविटी निकालना, हर चीज़ में जो है रिएक्शनरी एटीट्यूड बताना, हर चीज़ में गड़बड़ करना, तो मेरे भाइयों इसमें किसी का नुकसान नहीं होगा। नुकसान होगा तो हमारा होगा। रेस हो रही है, गाड़ी निकल चुकी है, गाड़ियाँ अपने अपने हिसाब से भाग रही हैं, और इन गाड़ियों के दरमियान में अगर आप जो है ठहर कर एक लड़ाकू बहनोई की तरह, या फिर जो है जो डिमांडिंग दामाद होता है कि पूरी दुनिया मेरे अतराफ़ है, मैं जो है सब मेरे जेब में होना, मैं किसी को नहीं दूंगा, ठीक है, जैसे होता है ना कि सारे साले मेरे अतराफ़ में घूमना, कुछ भी अगर ससुराल से गलती हो जाए तो मैं बवाल कर दूंगा। तो ये वाला एटीट्यूड जो है ना, ये एटीट्यूड काम आने वाला नहीं है। नुकसान किसका होगा? नुकसान हमारा ही होगा। जो ये एटीट्यूड दिखाएगा उसका ही नुकसान होगा, बल्कि जो इस रेस में निकलेगा वो जीतेगा। तो ये चीज़ जो है आप समझने की कोशिश करिए, और नेगेटिविटी जितना हो सके आप इसको सप्रेस करने की कोशिश करिए। अगर आपको लगता है कि हाँ भाई मौजूदा हुकूमत से ये जो है ना हमको प्रॉब्लम्स है, या ये जो है हमारे मसाइल हैं, तो आप जो है उनसे डायलॉग करिए, बात करके मसलों को हल करने की कोशिश करिए। आप देखिए कंट्रीब्यूट करेंगे तभी आप अपनी बात रख सकते हैं, तभी जाकर वो आपकी बात सुनेंगे। और लोग बात करने से पहले ही जो है नुजूमी बन जाते हैं, और नुजूमी बनकर कहते हैं हम जाएंगे अगर अमित शाह के पास या मोदी के पास तो वो हमको ये बोलेगा, फिर उसके बाद ये होगा, फिर उसके बाद ये हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। अक्सर लोगों का यही प्रॉब्लम है, उठेंगे नहीं, चलेंगे नहीं, काम नहीं करेंगे,
वहीं पर पड़े रहेंगे। पढ़कर अब आप उनको बोलेंगे कि भाई करिए, तो बोलेंगे अब ये होगा वो होगा ये होगा, तो जाके फ़ायदा नहीं है। तो पहले ही तय कर लेते हैं कि फ़ायदा नहीं है। अगर आप उनसे पूछेंगे कि आपने किया नहीं किया, आप गए नहीं गए, आपने बात की नहीं की, तो लोग या तो सुस्त है या तो डरपोक हैं। तो लोगों को ये चीज़ रियलाइज़ करना चाहिए और इस चीज़ से बाहर निकलना चाहिए। मेरे हाल बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने ये वीडियो देखा है। उम्मीद करता हूँ कि ये बातें जो मैंने आपके सामने रखी हैं आपके फ़ायदे की हैं। अगर आपको ये फ़ायदे की लगती हैं तो आप अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को ज़रूर जो है ये चीज़ें बताइए और जो है अपना जहन बदलने की कोशिश करिए। और ये इंडिविजुअल से पीपल टू पीपल जब माइंड चेंज होगा तभी जाके जो है सोसाइटी में एक बदलाव आ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका भाई ज़ाहिद तनवीर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।